हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आज आप लोगों को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, वो भी क्लास 9th का। क्लास 9th में जो हमारे सोशल साइंस के पेपर्स हैं उसमें एक इकोनॉमिक्स भी पेपर है, इसलिए आज हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स होता क्या है। अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करें तो अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें कि वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु की बात करें तो वस्तु तो सामान को बोलते हैं, जैसे ये हो गया पेन हो गया, मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये हो गया वस्तु। और सेवाएं जो हमें सेवाएं मिलती है, जैसे फ़ोन में जो हमारा नेटवर्क होता है वो भी हमें नेटवर्क कंपनी जो प्रोवाइड करती है उसे भी हम एक तरह का सर्विस या सेवा समझ सकते हैं। तो वस्तु और सेवा के उत्पादन का अर्थ होता है उसको बनाना। जिस तरीके से ये मार्कर है इसे किसी कंपनी ने उत्पादित किया है, इसे बनाया है, इसे कुछ वस्तुएं मिला करके इसे बनाया है, इसे कहते हैं उत्पादन। फिर है वितरण। वितरण का अर्थ होता है समाज के लोगों के बीच बांटना। अगर हमारे देश में सिर्फ ऐसी वस्तुएं नहीं बनती है जो कि ये सिर्फ अमीर लोगों को ही मिलती है, कुछ सभी तरीके की वस्तुएं बनाई जाती है ताकि सब कोई अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन वस्तुओं को खरीद सके, उनका उपयोग कर सके। फिर तीसरा हमने क्या कहा, विनिमय। विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के लेन देन का आपसी व्यवहार। मतलब जो भी वस्तु उत्पादित की गई है उसको हम एक दूसरे को कैसे देंगे, किसका कितना पैसा लेकर के हम उसे देंगे। किसी को 5 रुपये में देते हैं, कोई सामान 5 रुपये में देते हैं, कोई सामान 10 रुपये में देते हैं, किसी का और भी ज़्यादा दाम होता है। तो हम किस तरीके से अपना सामान का लेन देन करेंगे वो हो गया हमारा विनिमय। और उसके साथ साथ हमने कहा उपभोग का भी अध्ययन। उपभोग का मतलब होता है उसे कंज्यूम करना, उसका उपयोग करना। जिस तरीके से ये मार्कर है जो हमने मार्केट से ख़रीदा है, इसका हम किस तरीके से उपभोग करते हैं, इसका उपभोग हम किस तरह करते हैं, लिख करके इस वस्तु का हम उपभोग करते हैं। तो आशा है कि आप समझ पाए होंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र जो है संस्कृत के 2 शब्द अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना है। अर्थ और शास्त्र को मिलाकर के क्या बनाया गया है, अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। धन मतलब पैसा, जो धन हमें मिलता है, जो धन हम सामान खरीदने के लिए यूज़ करते हैं वो हो गया हमारा धन। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समझिए क्या होता है, धन का अध्ययन। और जिस शास्त्र में हम धन के अध्ययन करते हैं, जिस शास्त्र में हम धन के बारे में पढ़ते हैं कि धन को हमें कैसे खर्च करना है, किस वस्तु पर खर्च करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, उसे कितना बचाना है, जिस शास्त्र में हम धन का अध्ययन करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा, ये छोटा सा परिचय था हमारा अर्थशास्त्र के बारे में। अब हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर जो कि है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी अगर देखी जाए तो उसका मुख्य उद्देश्य, ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों के बुक में क्यों दिया गया, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना। क्योंकि अभी ही हमने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया है तो हमें ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे करके इकोनॉमिक्स के एक एक पॉइंट्स को समझें। तो क्लास 9th में हमें इस चैप्टर के मदद से क्या समझाया गया, उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। मतलब उत्पादन के बारे में कुछ बताना है, किस तरीके से वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती है, उत्पादन की जाती है वस्तु और सेवाओं की, कि उसे किस प्रकार से बनाया जाता है और जिसका उपयोग हम लोग अपने काम के लिए करते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं पालमपुर जो एक इमेजिनरी गांव है, एक हाइपोथेटिकल गांव है, मतलब वो वास्तविक गांव नहीं, वो एक तरीके से बनाया गया, एक तरीके से कहानी में बनाया गया एक गांव है। तो सबसे पहले हम पालमपुर गांव के बारे में जानते हैं कि उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो हमने क्या देखा, पालमपुर गांव की मुख्य विशेषता हम देख रहे हैं। उसमें हम क्या देख रहे हैं, पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है, खेती करना। वहाँ के ज़्यादातर लोग किस काम में मशगूल है, किस काम से उनका घर चलता है, वो है खेती से। इसे क्या कहते हैं, खेती को बोलते हैं कृषि क्रियाएं, मतलब खेती से रिलेटेड काम करना, फल सब्जी अनाज उगाना। ठीक है, ये हो गया हमारा खेती करना। फिर अगर अन्य सिर्फ और सिर्फ पालमपुर गांव में सिर्फ खेती ही नहीं होती है, खेती में हाँ, खेती में ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं, लेकिन कुछ और तरीके के भी कामकाज करते हैं जो हमारे किस पार्ट में आते हैं, अन्य क्रियाएं बोलेंगे उसे, या तो गैर कृषि क्रियाएं बोलते हैं। तो गैर कृषि क्रियाओं में पालमपुर गांव के लोग कौन कौन से काम करते थे वो देखते हैं। क्या देखते हैं, लघु स्तरीय विनिर्माण, मतलब छोटे स्तर पर छोटे छोटे उद्योग, जैसे समझ लीजिए पापड़ बनाने का उद्योग, अगरबत्ती बनाने का उद्योग, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे स्तर पर उद्योग पालमपुर गांव में हैं। दूसरा है डेयरी। डेयरी मतलब दूध रिलेटेड, दूध उत्पादन रिलेटेड जो हमारा काम होता है वो भी काम पालमपुर में करते थे। दूसरा है फिर है परिवहन, मतलब गाड़ियों वगैरह चलाने का भी काम पालमपुर में किया जाता था। ये सब काम खेती के अलावा जो भी क्रियाएं पैसे कमाने के लिए की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, गैर कृषि क्रियाएं। इसके अलावा तीसरी विशेषता हम क्या देख रहे हैं कि पालमपुर गांव की सड़क जो है वो अच्छी है, सभी मौसम के अनुसार वो सड़क अच्छी है। ऐसा नहीं कि उसमें हम सिर्फ गर्मी में चलते हैं या फिर ठंडी में चलते हैं, नहीं, सभी मौसम के अनुसार वो सड़क काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। वो सड़क जो है वो एक गांव, पालमपुर गांव के बगल में एक और बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज, और एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है शाहपुर। इन सब से वो सड़क जो है अच्छी तरीके से कनेक्ट होती है, एक दूसरे को जोड़ती है। सड़क अच्छी है, पालमपुर गांव की सड़क काफ़ी अच्छी बनाई गई है। उसके साथ साथ वहाँ पर अच्छी परिवहन की भी व्यवस्था है, मतलब उन सड़कों पर बैलगाड़ी हो, जीप हो, ट्रैक्टर हो, सभी तरीके के वाहन आसानी से चलते हैं। उसके अलावा पालमपुर गांव में कितने परिवार हैं हमारे, 450 परिवार उस पालमपुर गांव में रहते हैं। और उसमें से देखा जाए तो 80 परिवार उच्च जाति के लोग, 80 परिवार किनका है, उच्च जाति के लोगों का, जिनका घर भी जो है वो सीमेंट का बोला जाए और ईंट वगैरह का बना हुआ, काफ़ी अच्छा मकान उनका बना हुआ है। और अधिकांश भूमि, गांव का जो अधिकांश भूमि है उसके मालिक कौन है, ये 80 परिवार के जो उच्च जाति के लोग हैं, ये गांव के अधिकांश भूमि के मालिक हैं। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि उस गांव में कुछ दलित परिवार भी रहते हैं, जो कि गांव के जनसंख्या के अनुसार 1/3 है, और वो अनुसूचित जाति वो दलित परिवार के लोग भी वहाँ रहते हैं। उनका घर जो है वो मिट्टी का फूस का बना हुआ है, उनका घर छोटा है और वो गांव के एक कोने में रहते हैं। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि गांव में बिजली की भी व्यवस्था अच्छी है, जिस वजह से लोग जो है, लोगों को बिजली आसानी से मिलती है और वो कृषि कार्य में भी बिजली का उपयोग कर पाते हैं। साथ ही साथ गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय है और एक हाई स्कूल भी है। और देखें, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। ये सरकार की तरफ से, ये गवर्नमेंट के तरफ से दिया गया हेल्थ केयर सेंटर है, जिसमें लोग अपना इलाज कराने जाते हैं तबीयत ख़राब होने पर। और ये एक निजी औषधालय है, ये प्राइवेट मेडिकल है जहाँ पर लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार जाते हैं। डिस्पेंसरी है ये, प्राइवेट डिस्पेंसरी। अब ये तो हम लोगों ने क्या देखा, पालमपुर गांव की विशेषता। अगर हम पालमपुर गांव की इन सभी विशेषताओं को देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि पालमपुर गांव जो है वो एक विकसित प्रकार का गांव है। वहाँ सभी सुख सुविधाएं
मौजूद है। ये एक इमेजिनरी गांव है, हाइपोथेटिकल गांव है जो कि इमेजिन करके बनाया गया है, इसलिए इसे इमेजिन करके बनाया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये असली में नहीं है, इसे सोच करके एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये पालमपुर गांव के बारे में हमें पता चल गया कि ये एक वेल डेवलप्ड, एक अच्छी तरह विकसित गांव है। अब हम दूसरे चीज़ें देखेंगे। क्या है, उत्पादन के संगठन। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उत्पादन के संगठन। मतलब कोई भी वस्तु कैसे बनाई जाती है। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल होता है, जो हम उसे खरीदते हैं और उपयोग करते हैं, उसे बनाने के लिए कुछ नियम है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं उत्पादन का संगठन में हम देख रहे हैं उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। अगर हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर जो है या जो सामान वस्तुएं और सेवाएं जो बनाते हैं, वो उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को बनाते हैं जिनकी मांग होती है, जिन्हें लोग खरीदना पसंद करते हैं। वो ऐसी चीज़ों को नहीं बनाते जिन्हें खरीदने वाला कोई ना हो, इससे उनका पैसा सिर्फ बर्बाद होता है। तो इस तरह का काम कोई भी नहीं करता है और उत्पादन उन्हीं वस्तुओं की जाती है, उन्हीं सेवाओं की जाती है जिनकी हमें आवश्यकता हो, मतलब आम लोगों को आवश्यकता हो, जिन्हें लोग खरीदते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती है। हम अब वही देखेंगे कि किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक होती है और इन 4 चीज़ों को क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक। ये याद रखेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो 4 आवश्यक चीज़ें हैं उन्हीं को कहते हैं उत्पादन के कारक। अब हम देखेंगे उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला कारक है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। भूमि हो गया जो ज़मीन जो हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसमें हम चाहे खेती करते हैं, चाहे फैक्ट्री लगाते हैं या किसी और तरीके से उसे पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या हो गए, जैसे जल हो गया, वन हो गया, खनिज, ये सब जो हमें प्रकृति से मिलती है वो हो गया हमारा प्राकृतिक संसाधन। तो उत्पादन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक भूमि जिस पर या तो हम खेती करेंगे या तो अगर हम कोई सामान बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए फैक्ट्री सेटअप करेंगे। उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, भूमि। साथ ही साथ हमें कुछ प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, खनिज, इन सब की भी आवश्यकता पड़ती है। ये पहला कारक हो गया। अब दूसरा कारक है श्रम। श्रम का अर्थ होता है वे लोग जो काम करेंगे। कोई भी वस्तु अपने आप नहीं बनती है, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ लोगों की जो कि उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। कुछ ऐसा हमने देखा है कि जो छोटे मोटे काम होते हैं, मान लीजिए अगर खेती रिलेटेड कोई काम है, मिट्टी कोड़ना है या इन सब के लिए हमें साधारण श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। उनका ज़्यादा पढ़ा लिखा होना या इस तरीके की कोई बाध्यता नहीं होती है। लेकिन कुछ और काम जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में देखते हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके पास एक अच्छी डिग्री, जो एक रिक्वायर्ड डिग्री होती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये हो गया श्रम। तो श्रम जो है वो हमारे कार्य के अनुसार या वो हमारे उत्पादन हम क्या बना रहे हैं उस पर ये निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के लोगों को काम करने के लिए रखेंगे। तीसरा हम क्या देख रहे हैं, भौतिक पूंजी हो गई हमारी भौतिक पूंजी, जिनसे वस्तुओं का उत्पादन होगा। हमें कोई भी सामान, कोई भी वस्तु बनाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये वही भौतिक पूंजी। और भौतिक पूंजी हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। भौतिक पूंजी हमारे 2 प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में वो वस्तुएं आती है जो कि कई वर्षों तक काम में आती है। अब जैसे कि हमारी भूमि, हमें हर एक सामान बना लेने के बाद हमें नई भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे पास जो भूमि होती है वो कई वर्षों तक हम उसी भूमि पर
अपना वस्तु का उत्पादन करते रहते हैं। जैसे औजार हो गए, मशीन हो गए, भवन हो गए, ये सब कई वर्षों तक प्रयोग में लाई जाती है। कई औजार हो गए, जैसे कि हम कोई भी उद्योग करते हैं, कपड़ा उद्योग अगर हम चला रहे होते हैं तो हम उसके लिए जो भी मशीन जो सेटअप करते हैं अपने भूमि पर, वो हमारी क्या होती है, वो स्थायी पूंजी होती है। उसे बार बार हमें हर साल जो है उसे बदलना नहीं पड़ता, उसे हम कई वर्षों तक प्रयोग में लाते हैं। और साथ ही साथ और भी जो मशीनें होती है जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गया, ये सब भी हमें हर उत्पादन के बाद नया नहीं लेना पड़ता, इसे भी हम कई वर्षों तक इस्तेमाल में लाते हैं और वस्तुएं उत्पादित करते हैं। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी वो पूंजी होती है जो कि हमें हर उत्पादन के बाद और नए की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कच्चे माल। अब अगर बुनकर कपड़ा बना रहा हो तो उसके लिए उसे कच्चे माल के तौर पे सूत की आवश्यकता पड़ती है। वो जो सूत जो वो लाएगा ख़रीद कर, उससे वो एक बार जो कपड़ा बनाएगा वो सूत ख़त्म हो जाएगा, फिर उसे और कपड़े बनाने के लिए उसे और सूत बाज़ार से लाने पड़ेंगे। ये हमारा कच्चा माल, ये कार्यशील पूंजी जिसमें हमें बार बार पूंजी लगानी पड़ती है। और साथ ही साथ पैसा, एक बार जिस पैसे से हम सामान खरीद के लाएंगे फिर हमें दूसरा सामान खरीदने के लिए और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से भौतिक पूंजी हमारे दो प्रकार के हो गए, स्थायी पूंजी जो कई वर्षों तक चलती रहती है और कार्यशील पूंजी जिन्हें हमें हर उत्पादन के बाद नई लेनी पड़ती है। और चौथा कारक क्या है हमारा, मानव पूंजी। मानव पूंजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अति आवश्यक कारक है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये मानव पूंजी नहीं होगी तो ये भूमि, ये श्रम और ये भौतिक पूंजी, ये सभी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगी। मानव पूंजी वो ही होती है जो अपने नॉलेज, अपने ज्ञान से जो है क्या करती है, इन सबको अच्छे ढंग से मैनेज करती है, इन सब के बीच अच्छा तालमेल बिठाती है कि कौन सी भूमि हमें लेनी है, कहाँ भूमि हमें लेनी है। अगर हमें वन से कोई सामान लेना है तो वन से हमें किस प्रकार की वस्तुएं लेनी है, कौन से खनिज लेने हैं, किस तरह के हमें श्रम की आवश्यकता पड़ती है, कितने पढ़े लिखे श्रमिक चाहिए हैं, कितने कम पढ़े लिखे श्रमिक चाहिए, कौन कौन सी पूंजी हमें, कौन कौन से औजार मशीन लेने हैं, किस प्रकार से भवन बनवाना है, कौन से कच्चे माल लगेंगे, कौन सा और कितना पैसा हमें इसमें लगाना है इस उत्पादन में, ये सब कौन तय करता है। ये सब के लिए अति आवश्यक है हमारी मानव पूंजी। मानव पूंजी इसके लिए बहुत आवश्यक है, जो कि भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए जो ज्ञान रखती है वो कौन रखती है, वो ज्ञान मानव रखते हैं। वो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मानव पूंजी। मानव यहाँ पर पूंजी के तौर पर काम कर रहा होता है क्योंकि उसकी मदद से जो है उत्पादन बेहतर ढंग से हो पाती है। आशा है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा अर्थशास्त्र क्लास 9 का पहला क्लास है। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। फिर कल मिलते हैं हम लोग आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।